हेलो एवरीवन। धनंजय आईएएस एकेडमी के मेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा की बैचेज यहाँ चल रही है, तो इसी क्रम में आज हम लोग जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर कमोबेश हर साल कभी 38 नंबर में, कभी 8 नंबर में, लेकिन हर साल किसी न किसी डायमेंशन से मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए काफी ज्यादा संभावना रहती है कि इस विषय की तैयारी आप अच्छे से करें। दूसरा कि इसके सारे पहलुओं को, सभी डायमेंशंस को आप समझेंगे तो आपके पास काफी बेहतर कंटेंट होगा, जिसे कि आप एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण और रिलेवेंट टॉपिक है मौर्यन आर्किटेक्चर। तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, ये बस एक थीमेटिक है। अभी एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आर्ट जो होता है वो बेसिकली क्या है, एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। वो मनुष्य अब कई तरह के कार्यों से, कभी अपनी रचनात्मकता के लिए करता है, कभी अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए करता है, कभी व्यवसाय के लिए करता है, कभी धार्मिक कार्यों के लिए करता है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। इसमें एंशिएंट में भी है, मेडाइवल में भी है, हर समय पे है। जहां तक मौर्यन आर्ट की बात है तो इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो हम पाते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर ये आपका फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था। फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर से तात्पर्य ये हुआ कि अखिल भारतीय साम्राज्य, मतलब कि इसने भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के सभी भूभाग पे लगभग अधिकांश भूभाग पर जो है इन्होंने शासन किया था। इसीलिए मौर्यन एम्पायर का जो सबसे प्रभावशाली किंग है अशोका, इनको फर्स्ट चक्रवर्ती रूलर भी कहते हैं। चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रूल था वो लगभग नेचुरल फ्रंटियर तक था। अगर आप डायग्रामेट्रिकली देखिए एग्जाम में डायग्राम का एक अपना महत्व है, और इससे जो है आपको आंसर एनरिचमेंट या कह सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काफी मदद मिलती है, जिससे कि आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। तो अगर आप मौर्यन एम्पायर के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो आपको नॉर्थ वेस्ट में अशोक के जितने भी आपके इंस्क्रिप्शंस है वो आपके गांधार, या यूं कहें कि आपके नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान के एरिया से लेकर पाकिस्तान, और आपको पूरे के पूरे उत्तर भारत इंक्लूडिंग कश्मीर, पार्ट्स ऑफ नेपाल, इवन आपका काठमांडू और अप टू फार साउथ जो है आपको इनका प्रसार मिलता है। मतलब कि मौर्यन एम्पायर जो था वो लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। दैट्स व्हाई ये आपका क्या है, फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर है। इनके पास जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर होने के कारण दे हैड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज था, जिसके कारण दे कैन बेटर स्पेंड, या वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते थे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज पे। तीसरी चीज जो थी, जो मौर्यन रूलर्स थे वो काफी एक्टिवली पैट्रोनाइज करते थे, और दे वेयर पैट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्योंकि ज्यादातर जो मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर है वो रॉयल आर्ट या कोर्ट आर्ट, मतलब कि जो किंग के आदेश से बनवाए गए हैं,
ऐसे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। फोक आर्ट या पॉपुलर आर्ट भी हैं, परंतु उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। तो एक तो इनका आउटलुक जो था वो भी काफी लिबरल था। लिबरल आउटलुक से तब मतलब यहां तात्पर्य ये हुआ कि ये किसी धर्म विशेष पर जो है वो आपका भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि इवन उनका अपना जो रिलीजन हुआ करता था, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो आपका जैनिज्म हो, इसके अतिरिक्त उनके साम्राज्य में सभी धर्मों को समान संरक्षण दिया जाता था। और इसी सब वजह से मौर्य काल में आपका आर्ट और आर्किटेक्चर का विकास काफी बड़े पैमाने पे हुआ। अगर हम मौर्यन आर्किटेक्चर की बात करें तो इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? मौर्यन आर्ट अगर आप इसे क्लासिफाई करें तो बेसिकली ये दो श्रेणी में क्लासिफाई होंगे। पहला रॉयल आर्ट और कोर्ट आर्ट, और दूसरा फोक आर्ट और पॉपुलर आर्ट। रॉयल आर्ट ऐसे आर्ट थे जो डायरेक्ट जो है किंग या उनके आदेश से बनवाए गए। फोक आर्ट जो थे वो जन सामान्य की या आम जनता के द्वारा बनवाए गए थे। अगेन रॉयल आर्ट में अगर आप देखें तो आपको पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, इसके अतिरिक्त आपका रॉक कट केव्स और केव आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, ये सब आपके रॉयल आर्ट या कोर्ट आर्ट के एग्जाम्पल में आते हैं। जबकि फोक आर्ट या पॉपुलर आर्ट की आप बात करें तो आपको स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकला और आपका NBPW पॉटरी, जिसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी भी कहते हैं, यह आपका फोक आर्ट के श्रेणी में आता है। अब बात आती है कि मौर्यन आर्ट जो था वो प्रीडोमिनेंटली एक क्या था? रॉयल आर्ट था। तो मौर्यन आर्ट was predominantly a royal art। मीन्स अगर आपको यहां पर जो एक्सकैवेशन से जितने भी आपको मटेरियल्स प्राप्त हुए हैं, रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, उसमें ज्यादातर रॉयल आर्ट के ऑब्जेक्ट आपको मिले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इन आर्ट्स की विशेषता क्या थी, इनका संबंध क्या था और इनके क्रिटिसिज्म क्या थे। मौर्यन पैलेस की अगर आप बात करें तो हमें 80 पिलर्ड हॉल एट कुम्भहार, यहां पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का 80 पिलर्ड हॉल जो है हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है, एक्सकैवेशन से मिला है। हालांकि इस 80 पिलर हॉल का जिक्र जो है कंटेम्पररी हिस्टोरियन एरियन, उसकी तुलना जो है ये इतना स्प्लेंडर था या स्प्लेंडिड था, भव्य था, कि इसकी तुलना जो है वो एरियन ने किससे की है? एरियन ने इसे एक बताना एंड सूसा, ये दोनों कंटेम्पररी आपके सिविलाइजेशन, आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या आप कह सकते हैं कि ईरानियन और अकामेनियन सिविलाइजेशन के शहर थे, उनके पैलेसेस से किया है। इतना ही नहीं, मेगास्थेनीस जो कि क्या थे? एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर
सेल्यूकस निकेटर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो बुक लिखी इंडिका, इसमें भी वो जिक्र करते हैं अबाउट द स्प्लेंडर एंड द मैग्निफिसेंस ऑफ दिस 80 पिलर्ड हॉल फाउंड एट कुम्हरार। लेटर ऑन फाहियान, a Chinese pilgrim or a Chinese traveler who visited India, Chinese traveler जो आया इंडिया कब, 399 to 415 AD during the time of Chandragupta II विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मीन्स गुप्ता पीरियड में आया। उसने जब इस हॉल को देखा तो इसने भी, फाहियान ने भी इस बात का जिक्र किया कि इट सीम्स टू बी द वर्क ऑफ स्पिरिट, मीन्स यह कोई दैवीय शक्ति द्वारा किया गया कार्य है। अब देखिए, यही सब जो हिस्टोरियंस के कोटेशन है, उनको जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। तो मेगास्थनीज ने भी कहा, एरियन ने भी कहा, फाहियान ने भी कहा कि इट सीम्स टू बी वर्क ऑफ स्पिरिट, मतलब कि यह इतना ज्यादा भव्य और विशालकाय था। अगला जो है, मौर्यन पिलर्स। अब देखिए, मौर्यन पिलर्स को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, पर्टिकुलरली वीए स्मिथ एंड पर्सी ब्राउन, उन्होंने कहा कि मौर्यन पिलर्स जो थे वो बेसिकली कोई इंडिजीनसली बिल्ट या इंडिजीनस आइडियाज से नहीं बने थे, बल्कि दे वेयर द रेप्लिका ऑफ अकामेनियन पिलर, क्योंकि अकामेनिया में भी कई सारे पिलर्स आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहां पर colonial historians opined that Mauryan pillars were the replica of Achaemenian pillar। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें कि जब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों पिलर्स में काफी अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, मौर्यन पिलर्स की जहां तक आप बात करें, मौर्यन पिलर्स की अगर आप बात करें तो यहां पर हम पाते हैं कि ये आपका बेस हो गया, बेस, ये आपका सिलिंड्रिकल सिंगल मोनोलिथिक शाफ्ट हो गया। मोनोलिथिक शाफ्ट का मतलब यह हुआ कि ये जो पिलर्स है वो एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं, अलग अलग पत्थर के टुकड़ों को जोड़ के नहीं बनाए गए हैं, जैसा कि अकामेनियन पिलर में किया गया है कि ये अलग अलग उसको टुकड़ों को जोड़ के बनाए गए हैं। तीसरी चीज ये है कि जो आपका मौर्यन पिलर्स है वो आपका स्मूथ है, पॉलिश्ड है, और साथ ही साथ आपका हाई स्किल्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाता है कि ये जो आर्टिसंस है उन्होंने बड़ी मेहनत से कैसे सिंगल मोनोलिथिक स्टोन से वो बनाया था। जबकि इसके अपोजिट अकामेनियन पिलर को अगर आप देखें तो अकामेनियन पिलर जो है ये आपके ग्रूव्ड हैं। मौर्यन पिलर जो है
वो आपके फ्री स्टैंडिंग पिलर हैं। फ्री स्टैंडिंग का मतलब ये हो गया कि ये किसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं जो कि बेसिकली स्टेट की पॉलिसी या ऑर्डिनेंस को दर्शाता है, और ये थ्रू आउट द एम्पायर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको पाए गए हैं। जबकि अकेमेनियन पिलर जो है वो बेसिकली टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर, इसके लिए यूज किए जाते थे। अब शाफ्ट के ऊपर इन्वर्टेड लोटस में एक बेस होता था जिसे अबैकस बोलते थे, और सबसे ऊपर अलग अलग शेप के एनिमल शेप, लायन, बुल एक्सेट्रा, अलग अलग शेप के आपका कैपिटल होता था। आई बात समझ में? सो ये आपका बेसिक आपका डिजाइन है मॉडर्न पिलर का। अभी इसके बारे में थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग जानेंगे। सो मॉडर्न पिलर आर बेसिकली सिंगल मोनोलिथिक सिलिंड्रिकल फ्री स्टैंडिंग पिलर्स, जो कि आपका किसी न किसी पर्पस से थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन्स या ट्रेड रूट्स पर आपको लगाए गए थे। अगर आप इसे फोटो के माध्यम से देखें तो आप देख सकते हैं ये है आपका अकेमेनियन पिलर। आप देखिए ये ग्रूव्ड पिलर है, दूसरा ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये मॉडर्न पिलर है, ये आपका क्या है, स्मूथ है, साथ ही साथ ये आपका फ्री स्टैंडिंग है, फ्री स्टैंडिंग है, पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है, और टैपर्ड भी है, टैपर्ड भी है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर का जो कैपिटल, इस पे इंस्क्रिप्शंस लिखा होता था, और इसके ऊपर का जो कैपिटल है वो आपका अकेमेनियन पिलर में नहीं है। एक और जो चीज है कि मॉडर्न पिलर जो है वो आपका थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण जो हैं जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, उसमें आपका हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है वो सारनाथ के पिलर से लिया गया है। क्लियर? इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, मटेरियल का जो यूज हुआ है वो बेसिकली आपका चुनार सैंडस्टोन, चुनार रेड सैंडस्टोन का यूज हुआ है, रेड सैंडस्टोन। तो चुनार से ये आपका थ्रू द रिवरीन रूट गंगा के तरफ से जो है इसे लाया जाता था, और फिर यहां पर उसे असेंबल करके उपयोग में लाया जाता था। सो दीज आर बेसिकली मॉडर्न पिलर्स आर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और मैशनरी, और आप कह सकते हैं कि स्टोन कटिंग इंडस्ट्री और स्टोन वर्कर्स। क्लियर? तो जब भी आपको मॉडर्न पिलर के बारे में आंसर करना हो तो आप जो है डायग्राम के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मटेरियल क्या यूज था, इसका पर्पस क्या था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो मॉडर्न पिलर्स जो हैं, मॉडर्न पिलर्स, मॉडर्न पिलर्स ये आपके थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। मतलब कि लगभग सभी इंपॉर्टेंट टाउन्स और ट्रेड रूट्स पे पाए गए हैं। ज्यादातर पिलर्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि बेसिकली हमें स्टेट की, पर्टिकुलरली अशोका की पॉलिसी के बारे में बताता है, पॉलिसी के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, ये इंस्क्रिप्शंस अलग अलग लोकेशन में या अलग अलग जगहों पर
अलग अलग तरह के हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये आपका खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है और अरामिक लैंग्वेज में है, अरामिक लैंग्वेज। जबकि अगर आप मेनलैंड इंडिया की बात करें तो ये आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है और प्राकृत लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में। So Mauryan pillars were basically also serving a kind of ordinance or a general regulations towards the public. इसके अतिरिक्त इन पिलर्स से हमें किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक, उसके पॉलिटिकल आउटलुक एज वेल एज सोशल वेलफेयर मेजर्स, उसके अपने जो है वो पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, इन सब के बारे में भी पता लगता है। इतना ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स और उसके कैपिटल्स की बात करें तो 4 लायन पिलर्स की अगर आप बात करें तो सारनाथ, सांची, इन जगहों पर आपको 4 लायन है। इसके अतिरिक्त बुल कैपिटल की बात करें तो रामपुरवा, अगेन लायन कैपिटल की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। इतना ही नहीं, इस पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं उसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिसाइफर किया, जिससे ये पता लगा कि ये इंस्क्रिप्शन जो है वो, इन इंस्क्रिप्शंस पे अशोका का नाम बहुत कम ही जगहों पे मेंशन है, खास करके दक्षिण भारत के इंस्क्रिप्शंस में, मास्की में, येरागुडी में, आपका कंगनाहल्ली में, जिसमें कि ये पता लगा कि देवानाम पियादासी जो है वो बेसिकली द ग्रेट किंग अशोका ही है। आई बात समझ में? इतना ही नहीं, अशोका का जो पिलर अलाहाबाद पिलर है, अलाहाबाद पिलर, इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस पे लेटर ऑन आपका हरिसेना जो कि कोर्ट पोएट था ऑफ समुद्रगुप्त, इसने प्रशस्ति लिखी, या कह सकते हैं मिलिट्री विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के कारण समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया बाय V.A. स्मिथ। इतना ही नहीं, अशोका के दो इंपॉर्टेंट पिलर मेरठ एंड तोपारा, इन दो जगहों के जो 2 पिलर थे उसे फिरोज शाह तुगलक ने अपने दिल्ली के कैपिटल या किले में कोटला फिरोज शाह इसमें उन्होंने जगह दिया और फाइनली जो है वो मेरठ और टोपारा से उसको ढोके वहां ले गए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मौर्यन पिलर आर एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ स्टेट ऑर्डिनेंसेस, स्टेट रेगुलेशंस एज वेल एज स्किल, क्या कह सकते हैं, क्राफ्ट्समैनशिप। आई बात समझ में? तो इन सब के बारे में कुछ एग्जांपल्स के साथ आप इसको जो है, ये आज भी विद्यमान है, अलग अलग म्यूजियम्स में है, कुछ जो के तो अपनी जगह पे अभी भी है। आई बात समझ में? तो इसको भी जिक्र आप कर सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अस्तूपाज। जैसा कि आप जानते हैं कि अशोका ने आफ्टर द कलिंगा वार इन 261 BC he adopted
बुद्धिज्म एज वेल एज बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए उसने कई सारे मिशनरीज को भेजा, कई जगहों पे स्तूपाज बनवाए, और ये स्तूपाज की जानकारी जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट साथ ही साथ आपके कई सारे ट्रेवलर्स लाइक वेनशांग इनके द्वारा भी मिलती है कि उन्होंने अशोका के बनाए गए कई सारे स्तूपों जैसे कि वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ इत्यादि को देखा था। इवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट या बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोका ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। हालांकि यह डेटा थोड़ा एग्जाजरेशन लग सकता है, परंतु कहने का मतलब यह था कि अशोका ने बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब एग्जाम में अगर आए तो कुछ स्तूपाज के एग्जाम्पल्स के साथ साथ उसको हम लोग डायग्राम से भी दर्शा सकते हैं ताकि बेहतर आपको मार्क्स मिल सके। अब देखिए ये बेसिक लेआउट आपका है स्तूपा का। इसके अलग अलग जो है पार्ट्स के अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका हेमीस्फेरिकल माउंड है जो कि एक तरह से समाधि का प्रतीक है, इसे अंडा बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है इसे हर्मिका बोलते हैं, जिसमें कि बेसिकली आपका अस्थि कलश होता है। इसके ऊपर छतरी, साथ में सर्कमबुलेटरी पाथ और प्रदक्षिणा पथा और जो इंट्रेंस गेट होता है इसे तोरण कहते हैं और तोरणा द्वार कहते हैं। यही आपका सांची में चारों दिशाओं में है। और इंट्रेंस से जो रेलिंग्स जुड़ी हुई हैं, इन रेलिंग्स पे आपका जातका स्टोरीज जो है, जातका स्टोरीज क्या है बेसिकली प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धाज के अलग अलग स्टोरीज है, जिसमें बुद्ध के पुनः पूर्व के जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। कुल 550 जातक कथाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कहानियां जो कि अलग अलग चित्रों के द्वारा दर्शाए जाते हैं, उसमें रुरु जातक, छंद जातक, विदुर जातक इत्यादि इन सब की कहानियां आपको अधिक देखने को मिलती है। तो ये आपका ओवरऑल कह सकते हैं कि बेसिक लेआउट है आपका स्तूपा का। स्तूपा बेसिकली किस पे इनिशियली है बुद्धा एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के याद में या उनके रेलिक्स पर बनाया जाता था। आई बात समझ में। लेटर ऑन इसमें कई सारे इलेबोरेशन हुए।
इसका एक्सीलेंट एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो सम ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स आर सांची स्तूपा एंड भारहूत स्तूपा दोनों मध्य प्रदेश में है। आई बात समझ में? डायग्रामेट्रिकली अगर हम इसे देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, हेमीस्फेरिकल माउंड है। ये आपका तोरण द्वार हो गया, ये आपके रेलिंग्स हैं, ये आपका प्रदक्षिणा पथा हो गया, ये हर्मिका हो गया, ये छतरी हो गया, और इन रेलिंग्स पर जो है वो जातक स्टोरीज लिखी गई हैं। क्लियर? तो ये आपका है स्तूपास बिल्ट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। नेक्स्ट कम्स केव आर्किटेक्चर। अब देखिए, मौर्य जो थे वो न सिर्फ अपने धर्म के लिए, बुद्धिज्म के प्रोपेगेशन के लिए, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी जो है उन्होंने काम किया, डोनेशन दिया। साथ ही साथ यह उनके सेकुलर और लिबरल आउटलुक को भी दिखाता है कि रिलीजन जो था वो स्टेट अफेयर्स को अफेक्ट नहीं करता था। पर्सनल बिलीफ ऑफ द किंग डिड नॉट अफेक्ट द स्टेट पॉलिसी ऑफ द किंग। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है केव आर्किटेक्चर्स, जो कि हमें पहली बार अगर आप देखें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी फाउंड डोनेशन ऑफ केव्स। बिहार के बाराबार हिल्स और नागार्जुनी हिल्स, इनमें कई सारे केव आर्किटेक्चर, मतलब चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई गई, केव आर्किटेक्चर, और उसे विहाराज या चैत्याज का रूप दिया गया। बाराबार हिल्स में टोटल 4 केव्स और नागार्जुनी में टोटल 3 केव्स बनाए गए। बाराबार के प्रमुख केव्स में लोमस ऋषि केव और सुदामा केव, ये काफी पॉपुलर है और अच्छे बनाए गए हैं। आई बात समझ में? देखिए, एग्जाम में इन सब का एग्जाम्पल अगर आप कोट करेंगे तो काफी आपको बेहतर आपका आंसर इवैल्यूएशन या वैल्यू एडिशन कहा जाएगा। इतना ही नहीं, इन केव्स को अशोका ने डोनेट किया किसे? डोनेटेड टू द मॉन्क्स ऑफ आजीविका सेक्ट। अब ये देखिए, वो खुद जो है वो फॉलोअर थे बुद्धिज्म के, बट डोनेट किसे किया? आजीविका को। पहला हमें एग्जाम्पल ऐसा मिलता है केव डोनेशन का या चैत्याज के डोनेशन का, और ये इनके लिबरल और प्रोग्रेसिव आउटलुक को भी दिखाता है। आई बात समझ में? तो फॉर एग्जाम्पल डायग्रामेट्रिकली अगर आप देखें तो ये आपका जो है वो लोमस ऋषि केव है। लोमस ऋषि केव जो कि आपका बाराबार हिल्स में है। इसका एंट्रेंस देखिए, एक वॉल्टेड रूफ की तरह है और ये काफी खूबसूरती से काटा गया है, काफी बेहतर इसका डिजाइनिंग किया गया है, जो कि आजीविका सेक्ट को जो है दिया गया। क्लियर? तो ये थी आपको मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रॉयल आर्किटेक्चर के बारे में। अब आते हैं कुछ फोक आर्किटेक्चर, या फिर कह सकते हैं आप कि पॉपुलर आर्किटेक्चर। फोक आर्ट और पॉपुलर आर्ट। अब देखिए, फोक आर्ट या पॉपुलर आर्ट जो है वो बेसिकली
आपको आम जनता के द्वारा बनाया जाता है, जो ज्यादा प्रचलित होता है। दूसरी बात कि कई सारे केसेस में ये अलग अलग गिल्ड्स या श्रेणियों के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका कि एग्जाम्पल हमें वहां से उस पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शन से भी मिलता है। तो ये आपका बेसिकली फोक आर्ट या पॉपुलर आर्ट जो था, दीज वेर द आर्ट ऑफ कॉमन मासेस, कॉमन मासेस। और इसका एक सबसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल है दीदारगंज, जो कि पटना में है, दीदारगंज यक्षिनी, यक्षिनी जो कि काफी खूबसूरत आपका डेकोरेटिव, डेकोरेटिव और आप कह सकते हैं कि अलाइव, अलाइव स्कल्पचरल, स्कल्पचरल एक्सीलेंस को दर्शाता है, क्योंकि इसमें इतना बेहतरीन आपका इंट्रिकेट डिजाइन से बनाया गया है, हर अंग के हर पहलुओं का इतना बेहतरीन ध्यान रखा गया है कि यह लगता है कि अभी भी जीवित है। इतना ही नहीं, ये काफी पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड है और वेल प्रिजर्व्ड है, जो कि आपका दिखाता है कि ये कितना बेहतरीन आपका मास्टरपीस है, मास्टरपीस ऑफ, पीस ऑफ स्टोन स्कल्पचर। अब ये जो यक्षिनी यक्ष का ट्रेडिशन है, ये बेसिकली पहले हिंदुइज्म में था, बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी गया। और इसमें आपका यक्षिनी जो है, हिंदुइज्म में यक्ष यक्षिनी बेसिकली आपका द्वारपाल का काम करते हैं। यहां पर जो है वो हाथ में फ्लाई विस्क या चौड़ी लिए हुए हैं, उनके हाथों में क्या है, फ्लाई विस्क, विस्क और चौड़ी। इतना ही नहीं, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो आपका ग्रे सैंडस्टोन, ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। और इसको डायग्रामेट्रिकली अगर आप देखें तो देखिए, ये आपका जो है वो दीदारगंज यक्षिनी का 3 डायमेंशनल फिगर है। इसको बनाने में शरीर के बनावट का हर बिंदुओं का ख्याल रखा गया। ना ही सिर्फ उतना, इनके जो ड्रैपरीज है, ट्रैपरीज और गारमेंट्स, ट्रैपरीज, गारमेंट्स, गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन ये भी काफी डेलिकेट हैं, मींस काफी बेहतरीन तरीके से किए गए हैं। सो ये आपका फोक आर्ट का एक काफी पॉपुलर और आपका मास्टरपीस प्रतीत होता है मौर्यन आर्किटेक्चर का। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो हमें एक रॉक कट एलिफेंट, रॉक कट एलिफेंट एट धौली यह भी मिला है, जो कि ओडिशा में है। यह भी इतना बेहतरीन रॉक कट या कह सकते हैं कि स्टोन कटिंग का एग्जाम्पल है कि ये सिंगल रॉक से जो है इसे काट कर बनाया गया है। ये देख सकते हैं, ये आपका रॉक कट एलिफेंट एट धौली है। इस पर आपका इंस्क्रिप्शन भी हमें मिला है। आई बात समझ में? तो देखिए, यह भी इतना बेहतरीन काटा गया सिंगल रॉक से कि ऐसा लगता है कि यह भी जो है क्या है, एक अलाइव एलिफेंट है या जीवित है। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें तो ये उस समय की कुछ पॉटरीज हैं, पॉटरीज हैं जो कि फोक आर्ट ट्रेडिशन में या पॉपुलर ट्रेडिशन में आती हैं, जिन्हें NBPW कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज, जो कि कॉमन यूज के आइटम्स हुआ करते थे। क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ क्या, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आगे बढ़ते हैं। एक इसमें अलग से जो डायमेंशन पूछा जाता है वो ये कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म से क्या रिलेशन था। रिलेशनशिप ऑफ, रिलेशनशिप
of Mauryan art with बुद्धिज्म। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोका ने आफ्टर द कलिंग वॉर क्या किया, बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। तो आफ्टर एडॉप्टिंग बुद्धिज्म अशोका sent missionaries to different countries for the propagation of Buddhism। इतना ही नहीं, अभी हमने देखा कि अशोका ने कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया जो कि बेसिकली क्या है, बौद्ध धर्म की परंपरा से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास। इतना ही नहीं, द ट्रेडिशन ऑफ हिनायना बुद्धिज्म, क्योंकि अशोक या मौर्य काल के समय आपका बुद्धिज्म का जो फॉर्म था वो क्या था, हिनायना बुद्धिज्म का था। इनफैक्ट अशोक के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था एट पाटलिपुत्रा, और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो अशोक के समय हुआ था, उसी के पैट्रोनेज में। और हिनायना बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन था वो आपका डोमिनेंट था। अब हिनायना बुद्धिज्म बेसिकली क्या था, हिनायना बुद्धिज्म में बुद्ध जो है वो एक गॉड की तरह, ईश्वर की तरह नहीं पूजा किए जाते हैं, बल्कि एक टीचर या मार्गदर्शक की तरह, एक गाइड की तरह माने जाते हैं, और उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में वर्शिप किया जाता है, न कि एब्सोल्यूट ह्यूमन फॉर्म में। सो बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड, और various events of the life of Buddha has been depicted in the Mauryan architecture, keeping in tradition of the Hinayana Buddhism which was prevalent at that point of time। आई बात समझ में। और इसीलिए बुद्धा has been denoted through symbolic और आप कह सकते हैं थ्रू डिफरेंट साइंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल लोटस, हॉर्स, स्तूपा, बोधि ट्री एंड व्हील। अब देखिए सबके ये सब साइन कहां मिलते हैं आपको, ये सब साइन बेसिकली स्तूपाज या पिलर के अबैकस में मिलते हैं। जैसे अभी अगर आप देखें तो ये देखिए, ये सारनाथ का पिलर है, 4 लाइन पिलर। इसमें आपको अबैकस के ऊपर के ड्रम शेप में व्हील है, हॉर्स है, बुल है, लोटस है। आई बात समझ में। तो देखिए ये सब जितने भी सिंबल्स हैं ये सब कहीं ना कहीं हिनायना बुद्धिज्म के थीम से रिलेटेड हैं। जैसे लोटस जो है वो कामनेस और बर्थ का, बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है। हॉर्स जो है वो महाभिनिष्क्रमण मीन्स द ग्रेट रिनंसिएशन, जब बुद्ध अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। स्तूपा जो है वो आपका निर्वाण जो कि कुशीनगर में उन्हें प्राप्त हुआ था। बोधि ट्री एनलाइटनमेंट
और व्हील जो है वो आपका धम्म चक्र प्रवर्तना, धम्म चक्र प्रवर्तना। आई बात समझ में? तो एक तरह से देखें तो जितने भी सिंबल है जो आपके मौर्यन आर्किटेक्चर पे हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पिलर पे देखने को मिले, चाहे वो स्तूपा पे देखने को मिले, जाहिर सी बात है हिनायना बुद्धिज्म में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था, तो उन्हें सिंबल के तौर पे दिखाया जाता था, और वो सिंबल्स जो होते थे वो बेसिकली बुद्ध के जीवन से या उनके लाइफ इवेंट से जुड़े होते थे। आई बात समझ में? तो ये आपका बेसिकली रिलेशनशिप है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बुद्धिज्म से। अब एक जो छोटा सा लास्ट का पॉइंट ये रह गया कि मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्रिटिकल एनालिसिस अगर करें तो क्रिटिसिज्म क्या है। तो देखिए मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर अनडाउटेडली एक काफी रिच हेरिटेज को जो है डिनोट करता है। ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज और एक ट्रेडिशन जो कि बाद में आपका आगे चल के अजंता, एलोरा, अमरावती, नागार्जुनी कोंडा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, कई सारे अलग अलग ट्रेडिशंस में आपका ये कन्वर्ट हुआ। बट इसका एक लिमिटेशन ये है कि ये आपका प्रीडोमिनेंटली आपका रॉयल आर्ट था, रॉयल आर्ट था। इसके अतिरिक्त इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट थीम। ज्यादातर इसमें जो विषय है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहां पर हमें कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चरल एक्टिविटी का हमें कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है, ना ही कोई हमें मूरल पेंटिंग्स जो कि लेटर ऑन गुप्ता पीरियड में अजंता वगैरह में या पोस्ट मौर्य में अजंता वगैरह में आपको मिलता है। तो मूरल पेंटिंग्स का भी आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो स्कल्पचरल ट्रेडिशन जो है, स्कल्पचरल ट्रेडिशन ये आपका लेटर पीरियड में तो काफी समृद्ध हुआ मथुरा और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। यहां पर हमें यक्ष और यक्षिणी के अतिरिक्त कोई बहुत ज्यादा रिच स्कल्पचरल ट्रेडिशन देखने को नहीं मिलता है। मीनिंग देयर भाई ये आपका लिमिटेड स्केल पर ही देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है मौर्यन आर्किटेक्चर का। तो जाहिर सी बात है अब इसको कंक्लूड करना पड़ेगा एग्जाम में। कंक्लूड कैसे किया जाए? तो देखिए मौर्यन एम्पायर में फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर, इन्होंने जो एक कह सकते हैं कि बिगिनिंग या एक ट्रेडिशन शुरू की इंडिया के रिच आर्किटेक्चरल और आर्ट या स्कल्पचर इन सब के परंपराओं की, वो कंटिन्यू रहा लेटर पीरियड में भी, पोस्ट मौर्य में, गुप्ता में, इवन साउथ इंडिया में चोला वगैरह में, या फिर आप देखें पल्लवा में, या फिर आप और भी अलग अलग समय पे चालुक्य वगैरह एक्सेट्रा। तो इन्होंने एक रिच हेरिटेज या एक रिच ट्रेडिशन सेटअप किया। उस जमाने के लिमिटेशंस ऑफ आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड मींस ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हुए इतने बड़े पैमाने पे आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज को करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग था। जो भी इनके आर्ट्स है वो काफी रिफाइंड है और वो अभी तक अलाइव है, साथ ही साथ वेल प्रिजर्व्ड है, जो कि इनके मास्टर स्किल्स या आप कह सकते हैं कि क्राफ्ट्समैनशिप के आपको जेनिथ को दिखाता है। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यह इंडिया के कल्चरल हिस्ट्री में एक ग्लोरियस चैप्टर को ऐड करता है। कई सारे मॉडर्न आर्किटेक्चरल साइट जो है वो अभी आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, जैसे कि सांची स्तूपा। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द salient features of modern art and architecture and
establish its relationship with Buddhism, also critically analyze or discuss the criticism related with it। तो आई थिंक इतना करने के बाद आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है कि आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा बॉडी में फैक्ट्स, स्टेटमेंट, डायग्राम और फिर साथ में कंपैरिजन विथ अकमेनियन या जो भी आपके अदर जो है सो आर्ट फॉर्म्स है, और उसके बाद फाइनली आप अच्छे से उसे कंक्लूड कर सकते हैं, रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म को बता सकते हैं। तो इतना आपका जो है हो जाएगा, तो काफी सफिशिएंट कंटेंट रहेगा 38 मार्क्स के लिए। याद रखिए 38 मार्क्स के क्वेश्चन में मोर और लेस 350 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, 3.5 पेज के आसपास आपको लिखने चाहिए। तो आई थिंक कि मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे सफिशिएंट आपके पास कंटेंट हो गए। तो इसी तरह से रेगुलर क्लासेस यहाँ चल रही है 70th बीपीएससी मेंस की। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और ज्वाइन कीजिए क्लासेस। यहाँ रेगुलर बेसिस पे डेली आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है, साथ में मेंस का टेस्ट सीरीज भी कराया जा रहा है। सो प्लीज कम एंड ज्वाइन धनंजय आईएएस अकेडमी। Please like, subscribe and share our channel, as well as I hope कि you enjoyed this video. Thank you.